हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अबाउट ट्रस्टशिप। हम लोगों ने ऑलरेडी 6 चैप्टर इस बुक के कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप फॉलो अप कर रहे होंगे और आपने सारे पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने देख लिया है तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 के साथ, जो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में, अगर आपने पिछले वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए हैं। आपको ट्रस्टशिप के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, और अगर नहीं आपने लेक्चर्स देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए और चैप्टर 7 आप अच्छे से कवर कर पाओ। अब चलो, ज़्यादा बातें किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अब देखो, ट्रस्टीशिप के पहले बारे में बताती हूँ। गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं करते थे। उनका मेन कंसर्न ये भी था कि इंडिया में गरीबी क्यों इतनी ज़्यादा है, किसान और मजदूर हमेशा स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, और अमीर और गरीब के बीच इतना गैप क्यों है। उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक सिस्टम ही प्रॉब्लम है। गांधी जी ने कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, बेसिकली जो सोशलिज्म हुए, दोनों को रिजेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम थी कि रिच लोग सारे प्रॉपर्टी राइट्स अपने हाथ में रखते थे। जो पावर एंड द मनी है वो एक कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती थी, और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। और वही कम्युनिज्म या सोशलिज्म में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन फोर्सफुली होता था। वायलेंस, डिक्टेटरशिप, ट्रिनी क्रिएट हो सकती थी। तो गांधी जी ने बोला वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उन्होंने तीसरा वे दिया, वो था ट्रस्टीशिप, जिसमें रिच लोग अपनी वेल्थ को वॉलेंट्री सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन समझ लो कि वो समाज का ट्रस्ट है। तुम सिर्फ ट्रस्टी हो। ओके, ये था ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट। तो इसका पर्पस था एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करना, रिच और पुअर के बीच टेंशन कम हो, सोसाइटी स्मूथली चले। अगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊं ट्रस्टीशिप का, तो इसमें क्या है कि वेल्थ जो है, गांधी जी बेसिकली इसमें दो पॉइंट्स कहते हैं। वेल्थ इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। गांधी जी कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी पर्सनल हो सकती है, लेकिन उसका यूज पब्लिक गुड के लिए ही होना चाहिए, यानी प्राइवेट वेल्थ कम्स विद सोशल ड्यूटी। ओके। एंड रिच लोग के पास दो चॉइसेस हैं। उन्होंने रिच लोगों को दो चॉइसेस दी। पहली थी वॉलेंट्री ट्रस्टशिप अडॉप्ट करो, यानी वेल्थ का रिस्पॉन्सिबली यूज करना सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। और दूसरा ऑप्शन दिया कि अगर नहीं करोगे तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लास स्ट्रगल होगा और अनरेस्ट बढ़ेगा। तो ट्रस्टशिप का मेन आइडिया है रिच और पुअर के इकोनॉमिक रिलेशन पीसफुल और फेयर हो। ये अप्रोच क्लास वॉर को अवॉइड करती है। अब देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। गांधी जी के ट्रस्टशिप के डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ेंगे, इनके ओरिजिन इन एंशियंट इंडिया फिलोसफी से आते हैं, जैसे लोक कल्याण, सर्वोदय, सर्वोदया एंड धर्म, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या डिस्क्राइब की है। ये बेसिकली हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे ही चलते हैं हम लोग सीधे। देखो, गांधी जी का इकोनॉमिक मॉडल था ट्रस्टशिप, जिसमें उन्होंने एक मिडिल पाथ प्रपोज किया। ना कैपिटलिज्म जैसा ग्रीड बेस्ड सिस्टम, और ना ही कम्युनिज्म जैसा वायलेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन। उनका एम क्या था? उनका एम था पॉवर्टी कम हो, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो और डिग्निटी मिले सबको। तो गांधी जी इकोनॉमिक फिलॉसफी देते बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कि गांधी जी के इकोनॉमिक आइडिया का बेस क्या था? ह्यूमन डिग्निटी, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड फेयरनेस। ये तीन चीजें थी गांधी जी की इकोनॉमिक आइडिया का बेस। वो कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं थे, पर उन्होंने रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इकोनॉमिक इश्यूज को समझा। वर्कर्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन सब के बीच का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखा। इसीलिए उनके जो मॉडल है रियलिस्टिक है और एथिकल दोनों है। अब देखो, ट्रस्टशिप में क्या है कि रिच और वर्कर्स का रोल, उन्होंने ट्रस्टशिप में रिच एंड वर्कर्स का रोल बताया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, रिच के लिए जो वेल्दी है, जो लैंड ओनर्स हैं, उन गांधी जी के अकॉर्डिंग जो रिच लोग होते हैं, उनके पास जो वेल्थ है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्कुल एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है। वेल्थ को सोसाइटी का ट्रस्ट माना जाता है। वेल्दी लोग ट्रस्टी की तरह बिहेव करते हैं, यानी केयर टेकर की तरह। वो उन मनी के केयर टेकर हैं, ध्यान रखते हैं, मतलब अपनी वेल्थ को सोसाइटी के बेनिफिट में अब यूज करें, ये चाहते हैं गांधी जी।
तो बेसिकली वो रिच लोगों को क्या कहते हैं कि वेल्थ रखेंगे बट उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे और फिजिकल वर्क भी थोड़ा करेंगे ताकि डिग्निटी ऑफ लेटर मेंटेन। ओके, सो ये थे रूल्स जो उन्होंने रिच लोगों के लिए दिए। अब देखो वर्कर्स को भी उन्होंने कुछ रूल्स दिए कि वर्कर्स अपनी लेबर को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ना समझें। लेबर यानी कि सोसाइटी की सर्विस के लिए वर्क को प्रोडक्शन में फेयर शेयर मिलना चाहिए। ओके, तो इनका आइडियल बैलेंस था कि रिच जो है एक्सप्लॉइट नहीं करें, वर्कर्स जो है एक्सप्लॉइट नहीं हो, दोनों की डिग्निटी के साथ काम करें। तो गांधी जी ने बेसिकली एक ट्रस्टशिप का फॉर्मूला दिया। इसके कुछ 6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। पहला ट्रस्टशिप का उनका लॉजिक था कि नॉन वायलेंट चेंज, सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी विदाउट वायलेंस आनी चाहिए। रिच को मौका दिया जाए कि वो वॉलेंट्री इम्प्रूव करें, वॉलेंट्री आके अपने मनी को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करें, तो नॉन वायलेंट चेंज आना चाहिए। दूसरा है लिमिटेड ओनरशिप, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है बट सिर्फ तब तक जब तक सोसाइटी के काम आए। ओके। थर्ड है स्टेट रेगुलेशन, अगर ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट लॉज लाकर वेल्थ को रेगुलेट करेगी ताकि फेयरनेस रहे। ओके। फोर्थ है मॉरल ऑब्लिगेशन। तो मॉरल ऑब्लिगेशन में कहते हैं गांधी जी की जो वेल्थ को सिर्फ सेल्फिश लग्जरीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसमें सोसाइटी का भी हिस्सा होता है। कोई भी अमीर इंसान पैसा अकेले नहीं कमा सकता, चाहे वो कोई भी हो, उसमें बहुत सारे वर्कर्स शामिल होते हैं, ये गांधी जी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा। पांचवी होती है मिनिमम मैक्सिमम इनकम लिमिट। गांधी जी कहते हैं कि इनकम गैप कंट्रोल हो, एक रीजनेबल डिफरेंस हो पर एक्सट्रीम इनइक्वालिटी ना हो। और सिक्स्थ है प्रोडक्शन फॉर सोशल नीड्स, यानी कि फैक्ट्रीज बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए नहीं, सोसाइटी के नीड्स के हिस्से, मतलब बेसिकली वो कहते हैं कि सोशल नीड के लिए प्रोडक्शन हो, मतलब जितनी ज़रूरत हो प्रोडक्शन उतना ही हो, ना कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ओके, इससे क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है क्या है, हमारी सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज है, राइट। तो अगर सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग होगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा वो कैपिटलिज्म क्या है, वेल्थ रिच को कंट्रोल करते हैं, राइट। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का। कम्युनिज्म में होता है क्या है, वेल्थ को फोर्सफुली रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और गांधी जी ने मिडिल पाथ दिया कि पीसफुल पार्ट इज मतलब पीसफुल पार्ट है वो है रिच लोग वेल्थ रखेंगे बट सोसाइटी के गार्जियन की तरह, वर्ड्स को डिग्निटी और फेयर शेयर मिलेगा और सिस्टम पीसफुल एंड फेयर रहेगा। और ये मैंने आपको ये 6 पॉइंट बता दिए जो ट्रस्टशिप का फॉर्मूला है। पहला है नॉन वायलेंट, दूसरा है लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप, तीसरा है स्टेट रेगुलेशन, चौथा है मॉरल ऑब्लिगेशन, पांचवा है मिनिमम मैक्सिमम इनकम लिमिट एंड छठा है प्रोडक्शन फॉर सोशल नीड्स। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं विच इज़ अबाउट दी ट्रस्टशिप एंड एंशंट इंडियन कंसेप्ट। ओके, तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ट्रस्टशिप के बेसिक आइडिया, यानी कि वेल्थ किसी एक इंसान की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये समझेंगे और डिटेल में। ये तो हम समझ ही चुके हो वैसे तो, लेकिन गांधी जी के अकॉर्डिंग वेल्थ इज़ लाइक अ ट्रस्ट जो सोसाइटी के एक वेलफेयर के लिए यूज़ होनी चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रस्टशिप का कंसेप्ट है हमारे एंशियंट इंडिया में कहाँ से आता है। देखो, गांधी जी ने ट्रस्टशिप का आइडिया इसनो इसोपनिषद या ईसोपनिषद के पहले श्लोक से लिया। सब कुछ ईश्वर का है, इंसान को सिर्फ उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी ज़रूरत है, बाकी सब दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसके दो वर्च्यूज़ हैं। ओके, अब दो वर्च्यूज़ यानी दो स्पिरिट्स हैं, द स्पिरिट ऑफ द डॉक्टराइन। ओके, तो बेसिकली ट्रस्टशिप की दो स्पिरिट है, वो है डिटैचमेंट एंड सर्विस। डिटैचमेंट यानी अपरिग्रह, यानी धन को पकड़कर मत बैठो, ग्रीडी मत बनो, अपने आप को मनी से डिटैच कर दो कि जो सब कुछ है वो आपका है ही नहीं, वो सब ईश्वर का है। दूसरा है सर्विस, जो एक्स्ट्रा वेल्थ हो सोसाइटी के काम आ जानी चाहिए। दिस मीन्स ट्रस्टशिप सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, ये एक मॉरल एथिकल एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल भी है। अब देखो,
ऑब्वियसली गांधी जी की कोई भी चीज़ तो सिर्फ एक चीज़ के लिए होती नहीं है। ट्रस्टीशिप भी क्या है, वे ऑफ लाइफ है। गांधी जी ट्रस्टीशिप कोई टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं है गांधी जी के लिए। उनका मानना था कि ये एक परमानेंट वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। ये प्रिंसिपल रिलीजन, फिलॉसफी और एथिक्स से लेजिटिमेट है। ओके, मतलब कि ये सही हर तरीके से, चाहे रिलीजन की तरफ से देखो, फिलॉसफी की तरफ से देखो या एथिक्स की तरफ से देखो, हर तरीके से वो सही है, लेजिटिमेट है। इसीलिए उन्हें लगता था कि ये आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म या कम्युनिस्ट सिस्टम से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ तो जो ट्रस्टशिप है वो लिविंग विथ वेल्थ है, मतलब वेल्थ के साथ रहो बट उसे ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करो। अब थोड़े हिस्टोरिकल साइड देखते हैं कि ये आया कहाँ से। बेसिकली हमारे एंशंट इंडिया में। ओके, मतलब उनके दिमाग में कहाँ से आया, तो बेसिकली वो आता है एंशंट इंडिया से। गांधी जी ने कहा कि ये आइडिया इंडिया की कल्चर में पहले से एग्जिस्ट करता है, जैसे कि किंग एज ट्रस्टी। तो इसमें उन्होंने बताया कंसेप्ट ऑफ राम राज्य। राम राज्य के टाइम में क्या था, राजा का वेल्थ और पावर पर्सनल नहीं थी, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होती थी। जैसे कि भरत, जो हमारे एग्जाम्पल थे, भरत ने अयोध्या को राम के ट्रस्ट पर चलाया, पर्सनल पावर के लिए नहीं। ओके, तो ये रामायण वाला एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, राम राज्य। दूसरा एग्जाम्पल है महाभारत का एग्जाम्पल। वहाँ कृष्ण का रोल क्या था, सेल्फलेस गाइड, एडवाइजर थे। वो एक ट्रस्टी की तरह वर्क कर रहे थे। किस चीज़ की ट्रस्टी, धर्म के ट्रस्टी। उनका कोई सेल्फिश रीजन नहीं था, वो सिर्फ अर्जुन को गाइड कर रहे थे बैटल फील्ड में। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल है हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम। घर के हेड प्रॉपर्टी को अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए यूज करते हैं, लाइक विडोज, ऑर्फन्स, रिलेटिव के वेलफेयर के लिए हैंडल करते थे हिंदू जॉइंट फैमिली में। ओके, एंड चौथा है फिलोसफिकल राइटिंग, जिसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन और दूसरे थिंकर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नीड से ज़्यादा इच्छा, मतलब नीड से ज़्यादा रखना, ये अनएथिकल है। तो ये आप एस राधाकृष्णन का भी एग्जाम्पल एक याद रखना। तो मैंने आपको टोटल 4 एग्जाम्पल दिए। एक था राम राज्य आपका, रामायण का। दूसरा था महाभारत का। तीसरा था हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम का। एंड चौथा था कुछ फिलोसफिकल राइटिंग, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन को पॉइंट आउट किया गया। उनके हिसाब से जो अपने मतलब नीड से ज़्यादा की इच्छा रखना को अनएथिकल कहा। ओके, अब देखो गांधी जी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। गांधी जी ने एंशियंट वैल्यूज को मॉडर्न प्रॉब्लम्स पर अप्लाई किया। जैसे, ओके, भगवत गीता ने उनकी थिंकिंग को शेप किया। प्रॉपर्टी को रिनाउंस करने, बेसिकली प्रॉपर्टी को रिनाउंस करो, पर इस तरह की वो ट्रस्ट बनकर सोसाइटी को सर्व करें। बेसिकली भगवत गीता की आइडिया ने उन्हें बहुत ज़्यादा शेप किया है। बेसिकली इसका देखो मतलब क्या है, प्रॉपर्टी को रिनाउंस करो पर इस तरह की वो ट्रस्ट बनकर सोसाइटी को सर्व करे। वेल्थ रखो पर उसको ट्रस्टी माइंडसेट से यूज करो। वेल्थ का पर्पस पब्लिक गुड होना चाहिए, ना कि प्राइवेट ग्रीड। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको पूरे टॉपिक की बात करूं, रिकैप दूं, इतने बड़े से टॉपिक में हम लोगों ने जो कवर किया, ट्रस्टीशिप का मतलब वेल्थ आपकी नहीं है, वो गॉड को बिलोंग करती है एंड सोसाइटी को बिलोंग करती है। उतना ही यूज़ करो जितनी आपकी नीड है, और बाकी सब कुछ सर्विस में लगा दो। किसके सर्विस में, सोसाइटी के। हमें पुराने एंशिएंट इंडिया के एग्जाम्पल्स मिले, राम राज्य का, किंग्स फैमिली से, फिर जाके महाभारत का एग्जाम्पल मिला। उसके बाद हम लोगों ने हिंदू जॉइंट फैमिली का कुछ स्क्रिप्चर्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर राधा कृष्ण का एक एग्जाम्पल देखा। और गांधी जी ने इन एंशियंट वैल्यूज़ को मॉडर्न इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने में यूज़ किया। तो वेल्थ क्या है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ओनरशिप। सो यही था इस पूरे टॉपिक में चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। करेक्ट, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, गांधी जी प्रॉपर्टी को दो तरह से देखते हैं। पहला है गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग। दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रस्टशिप इसी दोनों आइडिया पर टिकता है। ओके, अब गिफ्ट ऑफ नेचर का क्या मतलब है। देखो, इसकी सिंपल आइडिया यह है, जो चीज़ें नेचर ने दी है, ज़मीन, जंगल, पानी, मिनरल्स, वो सब एक कॉमन गिफ्ट है। किसी ने उनको
बनाया नहीं है, नेचर ने दिया है। तो गांधी जी कहना चाहते हैं जो व्यक्ति इन गिफ्ट्स को यूज़ करता है जैसे कि लैंड, ओनर, माइनर्स, उसका हक एब्सोल्यूट नहीं है। उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए लेना चाहिए, जो बचता है वो समाज या सोसाइटी के लिए छोड़ देना चाहिए। ओके? और गांधी जी ये भी बोलते हैं नीड वर्सेस ग्रीड। यानी गांधी जी नीड्स को लेजिटिमेट रखते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, प्रोडक्टिविटी के लिए टूल्स जो उससे ज़्यादा हो, मतलब वो उतना काफ़ी है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो एक्सेस लग्जरी हो गई, होर्डिंग हो गई, मतलब एक वेल्थ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, वो ग्रीड है और ट्रस्टशिप के अंडर सोसाइटी काम आनी चाहिए। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर दूँ, अगर किसी फैमिली के पास एक छोटी सी ज़मीन है जिसे उसे अपने गुजारा करते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, ज़मीन होकर भी उन्हें खालीपन में छोड़ दिया है स्पेक्यूलेटिव के लिए, तो गांधी जी के नज़रिए से वो ज़मीन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ होनी चाहिए, लाइक एम्प्लॉय करने के लिए, इरिगेशन के लिए, कम्युनिटी यूज़ के लिए। गॉट इट? इसमें 3 चीज़ें बेसिकली आइडिया है, याद रखना। पहली सिंपल आइडिया कि क्या है जो हमें नेचर से मिली है, वो लोगों सबको बिलॉन्ग करती है। बेसिकली अपने नीड्स के लिए तो रखो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो उसे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करो। एंड नीड्स का सही है लेकिन ग्रीड सही नहीं है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग क्या है? देखो इसमें सिंपल आइडिया है, कोई भी इंसान टोटली अकेले अमीर नहीं बनता। उसकी कमाई में सोसाइटी का भी हिस्सा होता है। रोड, स्कूल, वर्कर्स, मार्केट, लॉ, कल्चर सब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं जब आप अमीर बनते हो तो ये समझो कि आपको सोसाइटी ने सपोर्ट किया है, इसलिए कुछ पार्ट वेल्थ सोसाइटी के हक में जाता है। तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि वर्थ वेल्थ जो है सिर्फ पर्सनल नहीं, उसका कुछ हिस्सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला जाना चाहिए, जैसे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, फेयर वेजेस, इन सब चीज़ों में। ओके, अब देखो स्पिरिट, ट्रस्टशिप की स्पिरिट क्या थी, हम लोगों ने पहले पढ़ा था डिटैचमेंट एंड सर्विस। तो वो कहते हैं वेल्थ को, डिटैचमेंट के बारे में, कि वेल्थ को अपने आइडेंटिटी मत बनने दो। गांधी का स्पिरिचुअल बेस क्या था कि एवरीथिंग अल्टीमेटली बिलोंग्स टू गॉड। बेसिकली जो भी है सब गॉड को बिलोंग करता है, इसीलिए इंसान को मटेरियल से अटैचमेंट कम रखना चाहिए। दूसरा है सर्विस, सरप्लस वेल्थ को यूज करो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। वेल्थ को ट्रस्ट समझो, आप उसके ट्रस्टी हो, मालिक नहीं, ये कहते हैं सर्विस में। अब देखो बेसिकली ये लाइफस्टाइल चेंज करता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक अरेंजमेंट नहीं बल्कि एक मॉरल लाइफस्टाइल है। रिच को अपने जीवन में सिंप्लिसिटी, ब्रेड लेबर इन्वॉल्व रखना चाहिए। प्रैक्टिकल सेंस में कहूँ तो रिच पर्सन अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना शुरू करे, फेयर वेजेस, हेल्थ कैंप्स, एजुकेशन, तो ट्रस्टी का स्पिरिट काम काम कर रहे हो। ओके, देखो अब गांधी जी यहाँ ना ये भी एक्सेप्ट करते हैं ह्यूमन पोटेंशियल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों की डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, लोग अलग अलग टैलेंट लेकर आते हैं, कुछ फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो कुछ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं। गांधी जी कहते हैं जिसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। ओके, दूसरा है लेजिटिमेट अर्निंग अलाउड, लाइक गांधी जी ने टैलेंट और हार्डवर्क से ज़्यादा कमाने को टोटली गलत माना, पर जो एक्स्ट्रा कमाते हो उसको समाज के लिए यूज़ करना चाहिए। ओके, तीसरा है मॉरल अपील। गांधी जी ने फोर्स से नहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन रिजेक्ट किया। फोर्स से रीडिस्ट्रीब्यूशन मनी का या वेल्थ का क्या किया, रिजेक्ट किया, क्योंकि उनका बिलीव था वॉलेंट्री मॉरल अवेकनिंग पे, अपील टू द नोबल, रिक्वेस्ट करना। ओके, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या चेंज हो सकता है, जैसे कि वॉलेंट्री ट्रस्टशिप से बेस्ट केस सिनेरियो में रिच वॉलेंट्री इन्वेस्ट करें सोशल वेलफेयर में, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मॉरल विजन, स्टेट रेगुलेशन के थ्रू। गांधी जी भी मानते थे कि अगर वॉलेंट्री फेल हो जाए, अगर लोग खुद से आके पैसे नहीं रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, तो स्टेप्स को स्टेट को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जो आज के टाइम में हम लोग इनकम टैक्सेस, इनहेरिटेंस लिमिट,
रेगुलेशन को प्रिवेंट करना, बेसिकली ये सब यूज़ करते हैं। और है इनकम बैलेंस। गांधी जी ने सजेस्ट किया कि कुछ मिनिमम मैक्सिमम इनकम गैप मेंटेन हो, ना एक्सट्रीम पॉवर्टी हो और ना ही एक्सट्रीम लग्जरी हो। ओके। एंड प्रोडक्शन बाय नीड, इकोनॉमी को ग्रीड ड्रिवन नहीं, सोशल नीड ड्रिवन बनाना चाहिए। प्रोडक्शन यूज के लिए हो, ना कि प्रॉफिट के लिए। ओके। अब देखो, ये गांधी जी का पूरा टॉपिक था ट्रस्टशिप का, लेकिन इसमें ना कुछ लिमिट भी है और क्रिटिसिज्म भी है। अब देखो, सब कुछ लोग बोलते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। क्रिटिक्स कहता है वॉलंटरी ट्रस्टशिप अनरियलिस्टिक है मॉडर्न कैपिटलिज्म में, सेल्फिश इंसेंटिव स्ट्रांग है। दूसरा है इन्फोर्समेंट प्रॉब्लम, अगर रिच वॉलंटरी ना करे तब क्या, गांधी जी बोले स्टेट रेगुलेशन पॉसिबल, लेकिन फिर ट्रस्टशिप वॉलंटरी स्पिरिट लूज हो सकता है। ओके। अब कॉम्प्लेक्स मॉडल इकोनॉमी है, मॉडर्न इकोनॉमी है बेसिकली, ग्लोबल कॉपरेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर वेल्थ, कॉम्प्लिकेट ट्रस्टी इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। लेकिन गांधी जी के व्यूज़, गांधी जी के आइडियाज़ वैल्यूबल है एथिकल फ्रेमवर्क के लिए, और CSR जैसी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलेंट्रॉफी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मूवमेंट को आज भी सपोर्ट करता है या इंस्पायर करता है। ओके। अब देखो, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। बेसिकली हम लोगों ने कवर किया टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर जो हमें गिफ्ट देते हैं वो यूज़ करने चाहिए सिर्फ नीड्स के लिए और बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए। प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग, वेल्थ मेड पॉसिबल बाय सोसाइटी, जो बेसिकली सोसाइटी मिलकर जो वेल्थ बनाती है, वो बेसिकली जो एक्स्ट्रा वेल्थ है वो सरप्लस हुई, वो ऑब्लिगेशन, मतलब वो सोसाइटी को बिलोंग करती है, ना कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसका कोर प्रिंसिपल है कि प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट है, ना कि एब्सोल्यूट ओनरशिप। डिटैचमेंट प्लस सर्विस जो होती है वो है स्पिरिट ऑफ ट्रस्टशिप। प्रैक्टिकल में टैलेंटेड, या प्रैक्टिकलिटी में क्या बोलता है, टैलेंट जो होता है वो ज़्यादा अर्न करते हैं, पर जो सरप्लस होता है वो कम्युनल वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। स्टेट रेगुलेट कर सकते हैं अगर वॉलंटरी फेल हो जाए तो। और पर्पस क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस विदाउट वायलेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। बाय द वे, मैं एक न्यू बुक भी सोच रही थी पढ़ा के उसके लेक्चर्स कवर कर लूँ, तो मैंने सोचा था इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 जो है आपकी BPSC 112 करवाऊंगी। ओके। एंड मैंने वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया। ओके। एंड मैं जब देख रही हूँ, एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, कितनी बोरिंग बुक है ये, कैसे पढ़ते हैं लोग ये बुक। लेकिन डोंट वरी, मैं उसके भी लेक्चर्स जल्दी बना के रिलीज़ करूँगी। एंड अगर वो आपका सब्जेक्ट है तो आप उसे ज़रूर देखना। उसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे भी अच्छी तरीके से मैं पढ़ा सकूँ। ओके। एनीवे, अब देखो स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टशिप क्या होती है। गांधी जी का ट्रस्टशिप कंसेप्ट आइडियली वॉलेंट्री था, मतलब रिच लोग खुद से डिसाइड करें कि हाँ, हम अपनी वेल्थ को सोसाइटी के लिए यूज़ करेंगे। बट गांधी को ये भी पता था कि दुनिया इतनी आइडियलिस्टिक नहीं होती, सब रिच लोग अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कहीं कहीं पर तो स्टेट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। ओके। अब देखो, दो तरह की ट्रस्टशिप होती है, वॉलेंट्री एंड स्टैट्यूटरी ट्रस्टशिप। वॉलेंट्री जो ट्रस्टशिप है वो आइडियल सिचुएशन में है, रिच लोग खुद ही अपने वेल्थ का हिस्सा सोसाइटी के वेलफेयर में लगाए। एग्जाम्पल, आज के टाइम में तुम टाटा ग्रुप कह सकते हो। टाटा ग्रुप का जो CSR मॉडल है, बिना गवर्नमेंट के प्रेशर के खुद से वेलफेयर करते। ओके। तो गांधी जी ने ये बेस्ट मॉडल लगता है क्योंकि इसमें लव बेस्ड चेंज होता है, रिच और पुअर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। एंड स्टैट्यूटरी ट्रस्टशिप होता है कंपल्सरी विया लॉ। गांधी जी ने बोला कि अगर कोई रिच अपनी वेल्थ को मिसयूज कर रहा है, सिर्फ ग्रीड के लिए यूज कर रहा है, तो सोसाइटी को कानून बनाकर लिमिट करना चाहिए। ये वायलेंस बेस्ड स्टेट कंट्रोल नहीं है जैसे कम्युनिज्म में होता है। गांधी जी मॉडल में गांधीयन मॉडल में स्टेट लॉ जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, पर्पस होता है उनका फेयरनेस, ना कि फोर्सफुल रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो आपको दो तरह के ट्रस्टशिप मैंने समझा दिया, वॉलेंट्री एंड स्टैट्यूटरी। अब गांधी जी दूसरा आइडिया देते हैं, वो है ग्रास रूट लेजिस्लेशन। लॉ जो है बॉटम से होनी चाहिए, ना कि टॉप से। अब मैं समझाती हूँ। गांधी
जी का इंडिया का विजन था कि जो आपके विलेजेस हो वो रिपब्लिक बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, जहाँ ग्राम पंचायत ही डिसाइड करे कि वेल्थ का यूज कैसे होगा, कितना प्राइवेट ओनरशिप अलाउड होगा और कितना सोसाइटी में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी लॉ दिल्ली में सिटिंग मिनिस्टर डिसाइड ना करे, लॉ बनाएंगे लोगों की मर्जी से, नीचे से, मतलब नीचे से, लाइक ग्रास रूट लेवल से। अब क्यों? क्योंकि जब लॉ लोग बनाते हैं तो उन्हें फॉलो करना इजी होता है, रेसिस्टेंस कम होता है। अब देखो, तीसरा पॉइंट है कि परसुएशन पहले आनी चाहिए और लॉ बाद में। गांधी जी का सीक्वेंस हमेशा पहले समझाना, फिर पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर बनाना, फिर ही लॉ। उनका कहना था, रिच लोगों का हार्ट चेंज करो, उन्हें समझाओ, उनके कंसाइंस को जगाओ। अगर वो ना माने तभी लॉ स्टेप इन करे। ओके, मतलब वायलेंट रेवोल्यूशन बिल्कुल नहीं, पब्लिक अवेयरनेस और मॉरल प्रेशर के साथ पहला ऑप्शन उन्होंने बताया। अब देखो स्टेट का रोल। गांधी जी स्टेट से डरते थे बिकॉज स्टेट जो है फोर्स यूज करता है, बेसिकली गवर्नमेंट। स्टेट जो है वायलेंस को कंट्रोल की तरह कभी कभी यूज करता है और स्ट्रेट पावर कंसंट्रेशन करता है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, अगर नेशनल वेल्थ को कोई इररिस्पॉन्सिबल ओनर वेस्ट कर रहा है तो स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइवेट माइनिंग कंपनी गांव के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रही है, कोई जमींदार लैंड को नेग्लेक्ट कर रहा है और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो स्टेट बोल सकती है ये एसेट सोसाइटी की है, तुम ट्रस्टी हो, इसका मिस यूज अलाउड नहीं है। ओके, तो फिफ्थ है आपका सक्सेशन। अब सक्सेशन ऑफ ट्रस्टी, आफ्टर यू कौन? अगर कोई ट्रस्टी वॉलेंट्री हो या स्टैट्यूटरी, मर जाए या रिटायर हो जाए, तो गांधी ने बोला अगर वॉलेंट्री ट्रस्टी हैं तो वो सक्सेसर नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल स्टेट करेगी ताकि कोई बायस्ड अनफेयर कैंडिडेट को चूज ना करें। क्यों? क्योंकि बहुत लोग अपने बच्चों को ही सक्सेसर बना देते हैं, इवन व्हेन दे आर इनकम्पिटेंट, वो उतने मतलब कुछ खास होते भी नहीं है तब भी। तो गांधी जी चाहते थे कि सोसाइटी में फेयरनेस हो, ना कि नेपोटिज्म। गॉट? तो इस बेसिकली पूरे के पूरे टॉपिक में क्या था, वॉलेंट्री ट्रस्टशिप बेस्ट होती है, पर रिच लोग हमेशा कॉपरेट नहीं करेंगे। इसीलिए गांधी ने बोला पहले समझाओ फिर पब्लिक प्रेशर बनाओ, अगर फिर भी ना माने तब लॉ यूज़ करो, पर लॉ नीचे से ऊपर आना चाहिए, यानी कि विलेज काउंसिल्स ऊपर से नहीं, बेसिकली ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लॉज बनने चाहिए। ट्रस्टी की सक्सेशन भी फेयरली होनी चाहिए और रेगुलेट। देखो, तो बेसिकली ट्रस्टशिप क्या था, वेल्थ इज योर्स टू यूज नॉट टू मिस यूज, सो सोसाइटी का ट्रस्ट हटाए बिना जियो। गॉट इट? अब देखो, हम लोगों ने ये चैप्टर आज काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया, दैट्स अ गुड थिंग, ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। ओके, तो मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन दे देती हूँ होल चैप्टर का, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ओके, एकदम फिक्स हो जाए आपके दिमाग में। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और ट्रस्टशिप क्यों? देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दुनिया में दो एक्सट्रीम इकोनॉमिक मॉडल बहुत फेमस थे, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म क्या कहती है, जो कमाओ वो तुम्हारा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का फुल राइट। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता था कि प्राइवेट ओनरशिप कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन तक पहुंच जाती थी, मजदूर का हक दब जाता था और इनइक्वालिटी बढ़ जाती थी। और सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या कहती थी कि सब कुछ स्टेट का है, वेल्थ को फोर्सफुली रीडिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन ये मॉडल अक्सर वायलेंस, डिक्टेटरशिप और पर्सनल फ्रीडम की कमी तक ले जाता था। तो ये जो दोनों ही थे ना, एक्सट्रीम्स थे, और ये ड्रॉबैक देखकर गांधी जी ने दिया क्या, ट्रस्टशिप, एक मिडिल पाथ, जहां रिच और पुअर के बीच कन्फ्रंटेशन नहीं, कॉपरेशन है। बेसिकली गांधी जी ने कहा कि वेल्थ तुम्हारे पास रह सकता है पर तुम एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो, तुम उसके ट्रस्टी हो, उस ट्रस्ट को, बेसिकली उस वेल्थ के गार्जियन हो, और वो वेल्थ सोसाइटी का भी अधिकार है। इसका मतलब ना तो कैपिटलिस्ट की तरह अनलिमिटेड ग्रीड हो, ना ही कम्युनिस्ट की तरह वायलेंट डिस्ट्रीब्यूशन। बस एक एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो, जो एक्स्ट्रा हो, उसे समाज के काम में लगा दो। तो ट्रस्टशिप का अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो गांधी जी का ट्रस्टशिप कंसेप्ट ये सिखाता है कि वेल्थ और प्रॉपर्टी का रियल पर्पस सिर्फ पर्सनल कंफर्ट नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर हो। ओके,
वेल्थ एक सेक्रेड ट्रस्ट माना गया, गॉड के दिया हुआ और सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करना। तो बेसिकली हम लोगों ने कंसेप्ट में क्या कवर किया, गांधी जी बिलीव करते थे कि रिच लोग वॉलेंट्री अपने वेल्थ को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करें, वर्कर्स और वेल्दी दोनों के पास डिग्निटी ऑफ लेबर हो और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसके फिलोसफिकल रूट्स कहाँ से आते थे, इसोपनिषद से आते थे, फर्स्ट श्लोकास से, कि हर चीज़ क्या गॉड को बिलोंग करती है। गीता, रामायण, राम राज्य, जॉइंट फैमिली सिस्टम, महाभारत का भी एग्जाम्पल लिया, और डॉक्टर राधा कृष्णन का, जो ज़रूरत के बियॉन्ड वो दूसरों के काम आना चाहिए। अब काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने दो टाइप की देखी, गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो गॉड का दिया हुआ है तो सोसाइटी के लिए है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग। वेल्थ कभी अकेले क्रिएट नहीं होती, सोसाइटी भी हिस्सा देती है, इसलिए ओनर्स एक ट्रस्टी की तरह है, ना कि एब्सोल्यूट मालिक की तरह। अब स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टी कब होते हैं, आइडियल तो वॉलेंट्री ट्रस्टशिप है, पर जब रिच लोग कॉपरेट ना करें तो सोसाइटी का इंटरेस्ट में लोकल डेमोक्रेटिक लॉ बनाए जा सकते हैं, बिना वायलेंस के, बिना डिक्टेटरशिप के। अगर वन लाइन एसेंस बताऊं तो गांधी जी कहते हैं, अर्न योर मिलियंस बट रिमेंबर यू आर ओनली द ट्रस्टी, यूज व्हाट यू नीड, गिव द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो बेसिकली ट्रस्टीशिप एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं, एक एथिकल लाइफस्टाइल है। एक सोसाइटी जहां रिच और पुअर लड़ते नहीं पर साथ मिलकर चल सकते हैं, क्योंकि वेल्थ को पर्सनल राइट नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया है। यही था ट्रस्टीशिप का हार्ट, मिडिल पाथ बिटवीन ग्रीड एंड फोर्स, बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, एक पीसफुल, जस्ट एंड ह्यूमेन इकोनॉमिक ऑर्डर। तो आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट में। एंड लेट मी नो आप मुझे नेक्स्ट कौन से बुक का लेक्चर्स रिकॉर्ड करने बोलेंगे। बाय द वे मैंने तो अभी पहले मैं यही बुक ख़त्म कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।